प्रणाम मित्रों। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं फिर नेपोलियन हिल द्वारा रचित किताब अमीरी की चाबी आपके हाथ में लेकर के आया हूँ, जो कि 21वीं सदी के लिए एक नया संस्करण भी माना गया है। और इसका 5वां अध्याय, एक मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत, को मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था, जिसका जो चूँकि लेसन बड़ा था इसलिए कई भाग में हमने इसको डिवाइड किया है। तो आज मैं अगले भाग को मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें जो व्यक्ति 1 मील ज़्यादा आगे तक जाता है और सही मानसिक नज़रिए के साथ काम करता है, उसे नौकरी की तलाश में नहीं भटकना पड़ता है। उसे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि नौकरी खुद ही उसकी तलाश में भटकती रहती है। मंदी आ सकती है या जा सकती है, व्यवसाय अच्छा या बुरा हो सकता है, देश में युद्ध या शांति की स्थिति हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति मिलने वाले पारिश्रमिक से ज़्यादा और बेहतर सेवा करता है, वह किसी के लिए अनिवार्य बन जाता है और इस तरह बेरोजगारी के खिलाफ अपना बीमा कर लेता है। ऊंची तनख्वाह और अनिवार्यता जुड़वा बहनें हैं, वे हमेशा साथ साथ रही हैं और वे हमेशा साथ साथ रहेंगी। जो व्यक्ति इतना स्मार्ट है कि खुद को अनिवार्य बना ले, उसकी नौकरी कभी नहीं छूटती है और उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा होती है कि लोभी से लोभी श्रमिक नेता भी हैरान रह जाता है। हेनरी फोर्ड अनिवार्यता के महत्व को जानते हैं। वे 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के महत्व को भी जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह खुद ही बढ़ा दी। वे अपने मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से बहुत ज़्यादा तनख्वाह देने लगे। इस तरह उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए एक ऐसा काम किया जिसके लिए उन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया था। यह एक समझदारी भरा कदम था, क्योंकि इससे उन्हें 25 साल तक श्रमिक आंदोलनों या हड़तालों की समस्याओं से नहीं जूझना पड़ा। एंड्रयू कार्नेगी ने 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के महत्व को जानते थे। एंड्रयू कार्नेगी भी 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के महत्व को जानते थे। इस नियम की मदद से उन्होंने $500 बिलियन से ज़्यादा दौलत का संग्रह किया। कुछ लोग उन पर लोभी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई भी उन पर यह आरोप नहीं लगा सकता है कि वे कर्मचारियों के प्रबंधन में कमज़ोर थे। उन्होंने अपने लोभ की इस कमजोरी का समझदारी पूर्ण उपयोग किया और अपने कुछ कर्मचारियों को, जिनमें 1 मील ज़्यादा आगे तक जाकर अनिवार्य बनने की बुद्धि थी, 1 साल में $10 लाख से ज़्यादा बोनस दिया। उनकी नीति यह थी कि वे कर्मचारियों को उनके लिए अनिवार्य बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे कहते थे कि कर्मचारी अपने पारिश्रमिक से ज़्यादा काम करके अपने बॉस के लिए अनिवार्य बन सकते हैं। उनके सबसे निचले स्तर का मजदूर भी ऐसा कर सकता था। इसके बाद कार्नेगी अपने कर्मचारियों को उनके मूल्य के बराबर या उससे ज़्यादा पारिश्रमिक देते थे, ताकि वे बिजनेस में उनके प्रतिद्वंदी न बन जाएं। हम यह तो नहीं जानते हैं कि पारिश्रमिक से ज़्यादा काम करने के सिद्धांत के बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हम हेनरी फोर्ड और एंड्रयू कार्नेगी जैसे लोगों का अनुसरण करना चाहेंगे। हम उनकी आलोचना करने के बजाय उनका अनुकरण करना चाहेंगे। 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत को पहचान कर इन दोनों व्यक्तियों ने अपने देश के लिए कई बिलियन डॉलर की संपत्ति उत्पन्न की, लाखों लोगों को रोजगार दिया है और खुद भी बहुत अमीर बन गए। हम में से कौन उनसे ज़्यादा अच्छी तरह यह काम कर सकता है? हम में से किसके पास उनसे बेहतर योजना है? नहीं, हम में से ज़्यादातर लोग हेनरी फोर्ड और एंड्रयू कार्नेगी जितने स्मार्ट नहीं हैं। बहरहाल, हम उनके उदाहरण का अनुसरण नहीं करते हैं और 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत नहीं अपनाते हैं। जब हमसे बिना पारिश्रमिक लिए कोई काम करने को कहा जाता है, तो हम में से ज़्यादातर लोग अपनी समझदारी दिखाते हुए कहते हैं कि मुझे इस काम को करने के पैसे नहीं मिलते हैं। इस तरह हम अपनी प्रगति को सीमित कर लेते हैं और अपना असली रूप दिखा देते हैं। इस स्थिति में जिंदगी के हाशिए पर खड़े होकर हमारे मूल्य को निर्धारित करने वाला महान विश्लेषक समय हमारे माथे पर लिख देता है
मूर्ख। जबकि हेनरी फोर्ड और एंड्रयू कार्नेगी जैसे लोग आम लोगों की पंक्ति से बाहर निकलते हैं, अपना मूल्य खुद निर्धारित करते हैं और ऐसे कर्मचारी खोजते हैं जिनकी सेवाओं के लिए वे मुँहमांगी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। ज़्यादातर लोग जिंदगी भर बड़े अवसरों की तलाश करते रहते हैं। वे इंतज़ार करते हैं कि अवसर अपने आप उनके सामने आ जाएंगे। वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस्मत पर निर्भर रहते हैं। वे कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उनका कोई निश्चित लक्ष्य होता ही नहीं है। चूँकि उनके पास लक्ष्य ही नहीं है, इसलिए उनके पास एक मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत की प्रेरणा ही नहीं होती। वे इस बात को नहीं समझते हैं। सांसारिक आशा जिस पर लोगों का मन टिका रहता है राख में बदल जाती है, या फिर यह समृद्धि होती है और रेगिस्तान के धूल भरे चेहरे पर बर्फ की तरह 1 या 2 घंटे रहने के बाद थोड़े ही समय में चली जाती है। उनकी जल्दबाजी का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि वे टब में रखी मछली की तरह गोल गोल घूमते रहते हैं। वे जहाँ से शुरू करते हैं हमेशा खाली हाथ और निराश होकर वहीं लौट आते हैं। अमीरी सिर्फ निश्चय द्वारा हासिल की जाती है। इसे सिर्फ निश्चित लक्ष्य और निश्चित योजना बनाकर ही हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा यात्रा शुरू करने के लिए एक निश्चित शुरुआती बिंदु भी चुनना होता है। लेकिन हम यह मानने की गलती न करें कि 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत से सिर्फ भौतिक दौलत ही मिलती है। इस आदत की वजह से व्यक्ति आध्यात्मिक दौलत का भी दोहन कर सकता है और अपनी हर जरूरत के लिए आध्यात्मिक दौलत के स्रोत का लाभ उठा सकता है। 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के परिणाम यह होते हैं कि यह न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से लाभकारी होती है बल्कि यह व्यावसायिक रूप से भी लाभकारी होती है। दरअसल 1 मील ज़्यादा आगे तक जाना आदर्श व्यावसायिक बुद्धिमत्ता है। आइए मैं आपको एक और उदाहरण बता दूं जिससे मेरा अर्थ ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। निष्ठा के एक काम ने पूरे देश को किस तरह प्रभावित किया। 1990 के दशक की शुरुआत में कपड़े बनाने वाली माल्डेन मिल्स संकट से उबर रही थी। काफ़ी समय तक लड़खड़ाने के बाद अब यह अपने पैरों पर खड़ी होने लगी थी। इस दौर में कंपनी ने एक अपरिचित पॉलिएस्टर प्रोडक्ट बनाने का जोखिम लिया जो बाद में आउटडोर वस्त्र उद्योग में लोकप्रिय हुआ। कंपनी ने इस कम वजन वाले गर्म कपड़े पोलर फ्लीस को पोलर टेक नाम से बेचना शुरू किया। यह जल्दी ही नॉर्थ फेस, REI और लैंड्स एंड जैसे लोकप्रिय आउटडोर रिटेलर्स का पसंदीदा ब्रांड बन गया। 1995 तक माल्डेन मिल्स की बिक्री में ज़बरदस्त उछाल आया और यह $425 मिलियन तक पहुंच गई। इस बिक्री का आधा हिस्सा फ्लीस उत्पादन का था। पोलरटेक ब्रांड पर जोखिम लेने में कंपनी के प्रेसिडेंट आरोन फ्यूरस्टीन की प्रमुख भूमिका थी, जिन्होंने पारिवारिक व्यवसाय में कई साल तक काम किया था। बहरहाल दिसंबर 1995 में फ्यूरस्टीन का सारा किया धरा जलकर राख हो गया। एक रात फैक्ट्री में आग लग गई जिसमें 3 इमारतें पूरी तरह जल गई। कई कर्मचारी घायल भी हो गए और 3200 कर्मचारी बेरोजगार हो गए। बहरहाल आरोन फ्यूरस्टीन 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के महत्व को जानते थे। 3 महीने तक फैक्ट्री दोबारा बनाते समय उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों को तनख्वाह और स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया। फ्यूरस्टीन का दावा था कि कुशल कर्मचारियों को फैक्ट्री में रखना अच्छी व्यावसायिक नीति है। बहरहाल उनके कुछ सहयोगी इसे परोपकार की संज्ञा दे रहे थे। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सीजर एग्यूलर के अनुसार फ्यूरस्टीन ने कहा था, क्रिसमस के 2 सप्ताह पहले मैं 3200 कर्मचारियों को बेरोजगार नहीं कर सकता हूँ। फ्यूरस्टीन ने अपनी कर्मचारियों के प्रति जो निष्ठा दिखाई थी उन्हें उसका प्रतिफल मिला। अगले साल तक लगभग सभी कर्मचारी दोबारा काम पर लौट आए। इसके अलावा इस काम के लिए फ्यूरस्टीन की काफ़ी सराहना हुई। राष्ट्रपति क्लिंटन ने 1996 में स्टेट ऑफ द यूनियन के भाषण में उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और उनकी बहुत ही प्रशंसा की। अगर कोई दूसरी कंपनी होती तो वह अपने नुकसान को कम करने के लिए कर्मचारियों को निकाल देती और उन्हें तनख्वाह भी नहीं देती। लेकिन
आरोन फ्यूरस्टीन एक मील ज़्यादा आगे तक गए और रोल मॉडल बन गए। वे आदर्श नियोक्ता का अनुपम उदाहरण बन गए, जिसकी बदौलत उन्हें अपने कर्मचारियों की निष्ठा तथा समर्पण भी हासिल हुआ। एक मील ज़्यादा आगे तक जाने में व्यावसायिक समझदारी है। कई कंपनियां एक मील ज़्यादा आगे तक जाने की अवधारणा को अपनी कंपनी का मिशन या सूत्र वाक्य बना देती हैं। साउथ वेस्ट एयरलाइंस एक ऐसी ही कंपनी है। इस एयरलाइंस के संस्थापक हर्ब केलेहर ने हर काम सही किया है। साउथ वेस्ट की लोकप्रियता का आलम यह है कि इस कंपनी में नौकरी पाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की लंबी वेटिंग लिस्ट रहती है। इस कंपनी की सफलता का एक प्रमुख कारण इसकी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा है। केलेहर खुद कहते हैं, मैं जानता हूं कि यह बात आसान लगती है, लेकिन मैं अपने कर्मचारियों से कहता रहता हूं, सेवा करने के स्वर्णिम नियम का पालन करो, दूसरों की उसी तरह सेवा करो जिस तरह आप अपनी सेवा करवाना चाहते हो। मैं अपने कर्मचारियों से कहता हूं, मान लीजिए आप किसी रेस्तरां या डिपार्टमेंट स्टोर में जाएं, तो क्या आप उस सेल्समैन या सेल्स गर्ल्स को पसंद करेंगे जो आपकी तरफ ध्यान नहीं देता हो, जिसे आपकी ज़रूरतों या इच्छाओं की परवाह ही न हो, और जो आपसे इस तरह व्यवहार करे जैसे आप व्यक्ति न होकर वस्तु हों? हर व्यक्ति इस बात का एक ही जवाब देता है, नहीं, हम यह पसंद नहीं करेंगे। तब मैं कहता हूँ, तो फिर ठीक है, पाखंड छोड़ दें, बेहतर सेवा करें, वैसी सेवा करें जैसी आप खुद करवाना चाहेंगे। केलेहर की फिलॉसफी से उनकी कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस को उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए जाना जाता है। यही नहीं, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट केबल चैनल ने एक रियलिटी शो एयरलाइन बनाया, जिसमें इस एयरलाइन के कर्मचारियों की ज़िंदगी के एक दिन का चित्रण किया गया। इस शो पर जनता की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहपूर्ण थी। कई ग्राहक तो यह देखकर रोमांचित थे कि जिस कंपनी को वे व्यक्तिगत रूप से इतना पसंद करते थे, उसका इतने अच्छे ढंग से प्रचार किया जा रहा है। एडवर्ड कोएट की प्रेरक कहानी। स्मार्ट और समझदार लोग आर्थिक लाभ पाने के लिए एक मील ज़्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर अमल करते हैं और अमीर बन जाते हैं। बहरहाल, सचमुच समझदार लोग यह जानते हैं कि इस सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ दौलत नहीं है, इसके दूसरे लाभ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे आजीवन मित्रता, सामंजस्यपूर्ण संबंध, प्रेमपूर्ण परिश्रम, लोगों को समझने की क्षमता, दूसरों के साथ अपनी नियामतें बांटने की इच्छा, जो जिंदगी की 12 दौलतों की श्रेणी में आते हैं। एडवर्ड कोएट ने इस सच्चाई को पहचाना है और अमीरी की चाबी पा ली है। वे लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में जीवन बीमा बेचते थे। जीवन बीमा सेल्समैन के रूप में कैरियर की शुरुआत में वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी कमाई बहुत कम होती थी। उन्होंने उस क्षेत्र में कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया। एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यावसायिक कोशिश में उन्होंने अपना सारा पैसा गंवा दिया और वे सीढ़ी की सबसे निचली पायदान पर आ गए। वे एक नई शुरुआत करने के लिए मजबूर हो गए। मैंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण व्यावसायिक कोशिश, लेकिन शायद मुझे कहना चाहिए था सौभाग्यपूर्ण व्यावसायिक कोशिश, क्योंकि नुकसान के कारण वे रुकने, देखने, सुनने और सोचने पर मजबूर हुए। उन्होंने इस बात पर काफ़ी विचार किया कि किस्मत कुछ लोगों को सफलता की बुलंदियों तक क्यों पहुंचाती है और बाकी लोगों को अस्थायी पराजय या अस्थायी असफलता की खाई में क्यों धकेल देती है। वे सफलता की उस फिलॉसफी के विद्यार्थी बन गए जिसे एंड्रयू कार्नेगी ने उपलब्ध कराने में मदद की थी। जब कोएट एक मील ज़्यादा आगे तक जाने के सबक पर पहुँचे तो उन्हें ज्ञान का इतना ज़बरदस्त एहसास हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। वे यह समझ गए कि भौतिक दौलत का नुकसान उन्हें इससे ज़्यादा बड़ी दौलत की तरफ ले जा सकता है जिसमें आध्यात्मिक शक्तियाँ भी शामिल हैं। इस खोज के बाद कोएट एक एक करके ज़िंदगी की 12 दौलतें हासिल करने लगे। सबसे पहले तो उन्होंने सकारात्मक मानसिक नज़रिया विकसित किया। कुछ समय तक उन्होंने यह सोचना बंद कर दिया कि वे कितना जीवन बीमा बेच सकते थे। उन्होंने दूसरों की सेवा करने के अवसर की तलाश में इधर उधर देखना शुरू किया। वे ऐसे लोगों की सेवा करना चाहते थे जो अपनी समस्याएं खुद न सुलझा सकते हों। उन्हें सेवा करने का पहला अवसर कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में मिला। वहाँ एक युवक खुदाई के अभियान में असफल हो गया था और भुखमरी की कगार पर था। कोएट उस युवक को अपने घर लाए, उसे भोजन कराया, उसका मनोबल बढ़ाया और उसे अपने घर में तब तक रखा जब तक कि उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल गई। उस तरह नेक
मसीहा की भूमिका निभाते समय कोएट ने आर्थिक लाभ के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि यह स्पष्ट था कि गरीबी का शिकार हुआ हताश युवक उनसे कभी जीवन बीमा नहीं खरीद सकता। इसके बाद संकट में फंसे लोगों की मदद करने के अवसर उनके पास तेजी से आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोएट चुंबक हों जिनकी तरफ सिर्फ समस्या में फंसे लोग ही आकर्षित होते थे। लेकिन जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता है। उस वक्त कोएट इम्तहान के दौर से गुजर रहे थे। वे दूसरों की मदद करने के अपने उद्देश्य की गंभीरता को प्रमाणित कर रहे थे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो भी व्यक्ति 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर चलता है उसे इस दौर से जरूर गुजरना पड़ता है। फिर स्थिति बदली। एडवर्ड कोएट की किस्मत ने ऐसा पलटा खाया जिसकी उन्हें कतई उम्मीद ही नहीं थी। उनकी जीवन बीमा की बिक्री बढ़ने लगी। आखिरकार उन्होंने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और चमत्कार की बात यह थी कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पॉलिसी उस रेगिस्तान में मिले युवक के नियोक्ता को बेची थी और इसके लिए उसने कोई कोशिश ही नहीं की थी। इस तरह उनका जीवन बीमा अपने आप बिकता रहा। अब वे कम मेहनत करके ज़्यादा बीमा बेच रहे थे, जबकि पहले वे बहुत कड़ी मेहनत के बावजूद बहुत कम बीमा बेच पाते थे। यही नहीं, वे अब जीवन बीमा सेल्समैनशिप में भारी रकम वाली पॉलिसियां बेच रहे थे। ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे अमीर लोग अपनी जीवन बीमा संबंधी समस्याओं के मामले में उनसे सलाह लेने लगे। उनका बिजनेस इतना फला फूला कि जल्दी ही वे उस लक्ष्य तक पहुंच गए जो हर जीवन बीमा सेल्समैन का लक्ष्य होता है, $1 मिलियन राउंड टेबल की आजीवन सदस्यता। यह सौभाग्य सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो लगातार 3 साल तक हर साल $10,000 का बीमा बेचते हैं। इस उल्लेखनीय लक्ष्य तक उनसे पहले उस समय तक केवल 57 लोग पहुंचे थे। इस तरह आध्यात्मिक दौलत की तलाश कर रहे एडवर्ड कोएट की भौतिक दौलत भी मिल गई और उनकी कल्पना से बहुत ज़्यादा मिली। नेक मसीहा की भूमिका निभाने के 6 साल बाद कोएट ने साल के शुरुआती 4 महीने में ही $20 लाख से ज़्यादा का जीवन बीमा बेचा। उनकी उपलब्धियों की कहानी देश भर में फैल गई। उन्हें जीवन बीमा सम्मेलनों में भाषण देने के आमंत्रण मिलने लगे, क्योंकि बाकी जीवन बीमा सेल्समैन जानना चाहते थे कि वे इस व्यवसाय में इतनी प्रगति करके इतनी ऊपर कैसे पहुंच गए। उन्होंने बताया कि आम लोगों से हटकर 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत डालने के कारण उन्हें सफलता मिली थी। उन्होंने बताया कि हृदय की विनम्रता के कारण वे प्रेरित हुए थे। उन्होंने बेहिचक यह स्वीकार किया कि वे किसी दूसरे की फिलॉसफी पर अमल करके सफल हुए थे। सफल होने वाला आम आदमी यही दिखाता है कि वह अपनी स्मार्टनेस या समझदारी के कारण ही सफल हुआ है। वह अपने शिक्षकों और मार्गदर्शकों को कोई श्रेय नहीं देता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि दूसरों के मित्रतापूर्ण सहयोग के बिना कोई भी स्थायी सफलता नहीं पा सकता है। इसके अलावा यह भी उतना ही सच है कि दूसरों की मदद किए बिना भी स्थायी सफलता नहीं मिल सकती है। एडवर्ड कोएट भौतिक दृष्टि से बहुत अमीर हैं, बहरहाल वे आध्यात्मिक दृष्टि से और भी ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी की सभी 12 दौलतों को पाया और उनका समझदारी से उपयोग किया। इन 12 दौलतों में धन सबसे आखिरी और सबसे कम महत्वपूर्ण दौलत है। अगला अध्याय है मित्रों, अध्याय 6, प्रेम का महत्व। 5वां अध्याय आज समाप्त हो गया, प्रेम का महत्व। इसको हम अगले वीडियो में आप लोगों के सामने बना करके प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए सारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम मित्रों।